जो शतरंज का खेल खेलते हैं उनको पता होगा कि जो राजा होता है उसके पावर ज्यादा नहीं होती है, वो एक घर यहाँ एक घर वहाँ यही कर सकता है। किताब के भी नाम बाबर द चेसबोर्ड किंग इसीलिए रखी गई है। लेकिन जब मैंने ट्रांसलेटेड वर्जन्स को देखना शुरू किया तो जैसे एनेट बेवरेज सुजान, जिसकी ट्रांसलेशन को सबसे ऑथेंटिक लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने चगताई तार्किक जो बाबर ने जिसमें लिखा था जिस भाषा में, उसी का ट्रांसलेशन किया था। ट्रांसलेशन में भी कहीं ना कहीं द्वंद्व है, यानी कि दे डोंट मैच विद ईच अदर, और वहां पे पर्सनल बायसेस दिखते थे ट्रांसलेटर्स के। अगर आपको बाबर को समझना है तो तैमूर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबर के जिंदगी में 3 इंस्पिरेशन थे और सारे टिमुरिड प्रिंस जो थे टिमुरिड क्लैन से, वो सारे के सारे मारे गए थे। तो इसीलिए सबने मिलकर के बाबर को बादशाह डिक्लेयर कर दिया कि आप टिमुरिड बादशाह हैं। ये काबुल में हुआ था। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल हिस्ट्री के बारे में, या जिसको हम कहते हैं मुग़ल इतिहास। वस्तुतः क्या है वो हम जानेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं आभास अल-दय्यार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार संजय जी। तो अब आप 6 वॉल्यूम पर मुग़ल्स की या टर्को मंगोल्स की हिस्ट्री लिख रहे हैं, और उसका आपका पहला वॉल्यूम आ गया है। और दर्शकों को बता दूं मैं कि ये पहला वॉल्यूम है बाबर द चेस बोर्ड किंग। ये पेंगुइन पर उपलब्ध है, और आप इसको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आपके नियरेस्ट स्टोर से आप इसे ले सकते हैं। और बाबर पर इस प्रकार का एक इतिहास जो है वो संभवतः पहली बार किसी भारतीय इतिहासकार द्वारा लिखा जा रहा है। तो ये बताएं आप, ये आपकी ये जो 6 वॉल्यूम्स हैं उसमें से 2 वॉल्यूम्स आप बाबर पर डिवोट कर रहे हैं जी। तो बाबर में ऐसा क्या है कि आप 1/3 अपना पूरा जो है वो बाबर के ऊपर ही डिवोट कर रहे हैं? जी, जो जब मैंने शुरुआत किया तो उद्देश्य ये था कि बाबर तो एक ही वॉल्यूम में शायद रैप अप हो जाएगा। मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये 2 वॉल्यूम में स्प्रेड आउट होगा। लेकिन जब मैंने बाबरनामा के बियॉन्ड इंफॉर्मेशन देखना शुरू किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मुग़ल शासन, जो कि एक्चुअली तिमुरिड गुरखानिया शासन होना चाहिए बाय द नेम, उसका प्रिटेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इतिहास के लेखन में अगर देखा जाए, चाहे कितने भी अध्याय और खंड हो महाभारत में या रामायण में, पूरी प्रिटेक्स्ट ही दी जाती है। कॉन्टेक्स्ट, हाँ, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रिटेक्स्ट कैसे, तो एक पूरी भूमिका बांध दी जाती है, तो आप आगे की कहानी को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बाबर के अलावा पहले वॉल्यूम में, या फिर जो वॉल्यूम है पहली वॉल्यूम, ये इसकी कहानी शुरू होती है बाबर के पिता की मृत्यु के समय से लेकर के बाबर के दूसरे असफल उसका जो दूसरा असफल अटेम्प्ट है भारत में घुसने के लिए, जिसको वो हिंदुस्तान बुलाता है, वहाँ तक कहानी रुकती है। उसने 5 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से ये दूसरा अनसक्सेसफुल असफल अटेम्प्ट था। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये लगा कि ये चूँकि कहानी यहाँ पे रुक जा रही है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसके पहले क्या था, बाबर ने किस तरह की सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट किया था, उनका मोटिवेशंस क्या था, उसके इंस्पिरेशंस क्या थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया जो उन्होंने किया। जो ये तिमुरिड गुरखानिया काल है भारत का, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग क्या समृद्ध थे, दुखी थे, गरीब थे, किस तरह के जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। तो ये पहले जो इनॉग्रल वॉल्यूम है, इसी में मैंने इन चीज़ों को बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो ये इस पुस्तक को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 भागों के बीच में सैंडविच है बाबर की कहानी, और जो आखिरी का भाग है वो भाग है अपेंडिसिस का,
जहाँ पे मैंने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की है कि, या फिर जिसको हम बहुत ही डायरेक्ट अगर बोलें तो टिमुरिड्स ने कैसे भारत को एक्सप्लॉइट किया, उसकी कहानी है। जहाँ पे मैंने नहीं सिर्फ बाबर की बात की है बल्कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब की बात की है। उसके पहले एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर आता है जहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्यों महत्वपूर्ण हो गया बाबर के ऊपर पुस्तक लिखना, और ये क्यों महत्वपूर्ण था इसको प्राइमरी सोर्सेज के एंगल से देखना, क्योंकि अभी तक बाबर के ऊपर उतनी ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास तो बाबरनामा ऑलरेडी ट्रांसलेटेड वर्जन्स में मौजूद है, लेकिन जब मैंने ट्रांसलेटेड वर्जन्स को देखना शुरू किया तो जैसे एनेट बेवरेज सुजैन, जिसकी ट्रांसलेशन को सबसे ऑथेंटिक लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने चगताई तार्किक जो बाबर ने जिसमें लिखा था जिस भाषा में, उसी का ट्रांसलेशन किया था। उसके बाद के जो ट्रांसलेशन है जो और भी स्कॉलर्स ने किया वो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट पे बेस्ड थे, और वो जो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट थी वो अकबर ने कमीशन करवाई थी, जिन्होंने टर्की जो चगताई तार्किक लैंग्वेज था उसको ट्रांसलेट करके अबुल फजल के द्वारा पर्शियन में बाबरनामा लिखी गई थी, जो अभी हम सबके एक्सेशन में है अगर कोई नेशनल म्यूज़ियम में जा कर के देखना चाहता है तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इन ट्रांसलेशंस में भी कहीं ना कहीं द्वंद्व है, यानी कि कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ दे डोंट मैच विथ ईच अदर, और वहाँ पे पर्सनल बायसेस दिखते थे ट्रांसलेटर्स के। तो उसके लिए मैंने खुद पर्शियन सीखना शुरू किया, जैसे कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट्स में पढ़ सकता हूँ अब कि कहाँ पे क्या लेख है, अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, और डिक्शनरी का यूज़ करके उस शब्द का मैं मीनिंग निकाल सकता हूँ। तो उस तरह से मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि जैसे कुछ कुछ टर्म होते हैं, इस ट्रांसलेशन में आपको काफिर के जगह पे जो शब्द यूज़ होगा वो रहेगा इन्फिडल, एंड वो पेगन यूज़ किया जाएगा, जो कि पेगन काफिर इन्फिडल हो सकता है लेकिन काफिर पेगन नहीं हो सकता है। सो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो बहुत सारे अंतर ला देते हैं थॉट प्रोसेस के ऊपर। सो अब यहाँ पे मैंने देखा कि तकरीबन 450 पेज कंज्यूम हो गए ये सब करते हुए ही। अब यहाँ तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बाबर की जो कहानी है आगे की, भारत में उनका आना, और जिस तरह से जो उनका जिहाद का फेज़ है, जो भारत की कहानी है वो जिहादी फेज़ है, ये वो फेज़ है जहाँ पे उन्होंने काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद डिक्लेयर किया है। तो उसको दूसरे वॉल्यूम में एड्रेस करूँगा मैं, और ये बुक काफ़ी, एक पुस्तक पूरी तरह से हैंडी हो जाती है लोगों के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से मुग़ल साम्राज्य को समझ सकते हैं एक छोटे समराइज फॉर्म में कि ये जो टिमुरिड गुरखानिया शासन था वो कैसा था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ये उस सवाल का तो बिल्कुल जवाब दे देता है जो लोग ये बात उठाते हैं हमेशा कि मुग़लों ने भारत को और भी समृद्ध बना दिया था। तो दिस बुक इज़ अ गुड बुकलेट, या फिर एक ऐसा हैंडी, नॉट एग्जैक्टली अ बुकलेट बट एक मेरे ख्याल से करीब 300 पेज तो होंगे इसमें। टोटल 430 पेज है इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम, जिसमें 300 पेज से बाबर की कहानी है, 295 वगैरह, वो तो फुटनोट्स वगैरह मिला के है। वैसे मेन जो टेक्स्ट तो है वो तो लगभग साढ़े नोट्स है, फिर अपेंडिक्स जी। सो इसमें तो इसके नोट्स भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब आप बाबरनामा पढ़ेंगे तो बाबरनामा में कहीं पे भी आपको जगहों का कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। अब बाबर की जर्नी शुरू होती है फरगाना से, वो काबुल तक आ रहा है, उसके बीच में उसने बहुत सारी जगह को कवर किया है, और एक भारतीय इतिहास के एक भारतीय होने के नाते मुझे ये लगा कि उन जगह का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उनका पास्ट है, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक कुछ कबीलों के बारे में मैं जाना, जो जुनबिल बोल के एक कबीला है जिसका इस्टेब्लिशमेंट रुतबिल बोल करके एक राजा ने किया था, जो कि तुर्क शाही की जिसने इस्टेब्लिशमेंट की थी उसके भाई थे रुतबिल। तो वो सूर्य के उपासक थे, सूर्य के उपासक थे, और उन्होंने अरेबियंस या फिर जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे उनसे काफ़ी दिनों तक युद्ध लड़ा, और अफ़गानिस्तान 10वीं शताब्दी तक बिल्कुल भी इस्लामाइज नहीं हुआ था, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा। हिंदू फुटप्रिंट्स आगे भी रहे, लेकिन उस समय तक तो बिल्कुल भी वो इस्लामाइज नहीं हुआ था। तो ये बाबर की जर्नी के थ्रू मैंने
उन जगहों के इतिहास को भी समझने की कोशिश किया, और मुझे ये नज़र आया कि वो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इन्वेजन्स के खिलाफ, और वो पूरी तरह से पॉलीथीस्टिक थे और मूर्ति पूजक हुआ करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे एनेक्डोट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मैंने नोट्स में कैप्चर करने का कोशिश किया है। तो ये पुस्तक शायद एक वॉल्यूम में पूरी नहीं हो सकती थी, या फिर अगर होती तो ये ओवरडोज हो जाती। अगर मुझे सिर्फ बाबर की कहानी लिखनी होती और मुझे कंटेक्स्ट को कवर, तो शायद मैं एक वॉल्यूम में कवर कर सकता था, लेकिन ये ऐसे नहीं हो पाता। जी, तो ये जो बाबर की स्टोरी है, या जो आपके जो तैमूरी गुरखानी साम्राज्य आपके हिसाब से कहना चाहिए बजाय मुग़ल साम्राज्य कहने के, तो ये जो तैमूरी और गुरखानी है, तो ये पहले तो तैमूर पर चले जी कि तैमूर भी वैसे अफ़गानिस्तान में था। जो भारत में पहले जो पुराने साम्राज्य हैं वो अफ़गान थे। जी अब मोहम्मद गोरी का जो सारा का सारा, मोहम्मद गोरी खुद ही अफ़गान था। जी तो ये जो आपके खिलजी हुए, या जिसको कहते हैं ये ग़ुलाम वंश हुआ, फिर ये खिलजी जो है, ये खिलजी भी अफ़गानी है। लोधी जो है ये भी अफ़गानिस्तान के ही है। तो खिलजी, लोधी वगैरह ये, और बीच में तुगलक, जी तो ये सारे के सारे वहाँ से आते हैं। तो तैमूर अफ़गान में था। तो पहले मेरे ख्याल से थोड़ा सा तैमूर को टच कर लें जी कि तैमूर जो है उसने कैसे जो है अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता बनाई, और फिर कैसे वो वहाँ से हट गया, और बाद में जो है उसके जो वंशज हैं वो सेंट्रल एशिया तक ही रह गए, और बाद में फिर इनको आना पड़ा। मेरे ख्याल से ये पूरा अपने को देखना पड़ेगा। जी सो मैंने पूरी पुस्तक में एक बात पे बहुत स्ट्रेस किया है, वो ये है, अगर आपको बाबर को समझना है तो तैमूर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबर के ज़िंदगी में 3 इंस्पिरेशन थे। पहला इंस्पिरेशन तो वो उसके पिताजी थे, दूसरा इंस्पिरेशन तैमूर, और तीसरा इंस्पिरेशन एक साथ 2 रूलर हुआ करते थे। उसका नाम है गजनी और दूसरा है गोरी। सो बाबर ने खुद ही ये एडमिट किया है कि मेरे से पहले, मतलब बाबर से पहले, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से 2 त्रामुंताना रूलर भारत में आए और शासन किए। त्रामुंताना कहने का मतलब पहाड़ी इलाके, काबुल वगैरह की तरफ से आने वाले लोग। तो उसमें पहला जिक्र उन्होंने किया है गजनी का, उसके बाद गोरी, और तीसरा वो खुद को बता रहे। अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी गजनी या गोरी से कम नहीं समझा है। और जब आप खुद को किसी से कंपेयर करते हो, मतलब आपके उद्देश्य भी क्लियर हैं। और गजनी खुद को बुत शिकन मानता था, वो क्लियर था, और उसने जितने भी डिस्ट्रक्शन किए मूर्ति उपासकों के खिलाफ, या फिर जितने मूर्तियाँ तोड़ी, और जिस तरह से इनफैक्ट बहुत ही क्लियर अकाउंट है कि कैसे स्लेव्स ले जाया करते थे। तो बाबर ने खुद को उस कैटेगरी में डाला है, और उसके साथ साथ तैमूर से वो काफ़ी इंस्पायर्ड था, क्योंकि उनकी जो नानी थी वो तैमूर और चंगेज़ खान की कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके घर का जो माहौल था, यानी कि जो पिताजी से जो उमर शेख जो उनके पिता हैं शुरू में, हालांकि उन्होंने अपने पिता को काफ़ी छोटे समय के लिए देखा, लेकिन उनके पिता से हमेशा तैमूर के बारे में वो सुना करते थे। और उसके बाद भी जो उनके जो सहायक सलाहकार बने, उन्होंने हमेशा तैमूर का जिक्र किया। तो तैमूर के ऊपर जो बायोग्राफी है वो याज़दी ने लिखी है, और वहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि तैमूर का जीवन का एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था पूरे विश्व का इस्लामीकरण, क्योंकि विश्व का इस्लामीकरण प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया है जो करना ही करना है, वो उद्देश्य है। और तैमूर अपने जितने भी कैंपेन के लिए निकलता था, तो जितने भी कैंपेन उसके, अगर मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ भी कैंपेन है, नॉन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ भी कैंपेन है, तो हर बात के लिए उनके साथ किस तरह का सलूक करना है, उसके लिए वो होली बुक का इस्तेमाल किया करता था, टू
ड्रॉ द डिक्टेट कि एग्जैक्टली मेरा पाथ कैसा होगा या मेरा रास्ता कैसे होने वाला है। वो एक बहुत ही पायस मुस्लिम था उस हिसाब से। और तैमूर को मैंने अपने पुस्तक में एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह दिखाने की कोशिश किया है, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। क्योंकि तैमूर, अगर थोड़ा लीनियस पे जाए तो तैमूर एक 10वीं जनरेशन में है, चंगेज़ खान 5वीं जनरेशन में, और उनके कॉमन एंसेस्टर हैं जिनका नाम है तुनमय खान। और बाय द रेस वो मंगोल हैं, और इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो यूरोपियंस थे इनको मंगोल्स ही बुलाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए कल्चर नहीं, रेस इंपॉर्टेंट था। और वो या फिर जो यूरोपियंस थे, जो जितना भी डिस्क्रिप्शन है, आप जितनी बुक्स उठाएंगे कोर्ट्स के बारे में जो उन्होंने लिखा, सब उन्होंने सबको इनको मंगोल्स की तरह ही एड्रेस किया या मुगल, क्योंकि उनके लिए रेस महत्वपूर्ण था, कल्चर नहीं। तैमूर खुद को पर्शियनाइज्ड मानता था, वो कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और इसी वजह से जो उसके पनिशमेंट के टैक्टिक्स हैं, ये जो रूलिंग टैक्टिक्स हैं, वो मंगोल इन नेचर नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो बड़े पर्शियनाइज्ड वर्जन में आते थे। और तैमूर का उद्देश्य था कि जो उसने सेट किया था कि मुझे खान बनना है, और खान मतलब द खान, और साथ ही साथ मुझे कैलिफ बनना है। तो कैलिफ बनने का जो ये मैं बात तैमूर के लिए कर रहा हूँ, ये मंशा आपको अकबर में भी नज़र आएगी बाद में। और कुछ टेक्स्ट के हिसाब से ये मंशा शाहजहाँ का भी था, हर किसी को था कि मैं कैलिफ बनूँ और खलीफा या जो भी टर्म हम यूज़ करना चाहें। लेकिन तैमूर ना खलीफा बन सकते थे, ना ही ये खान बन सकते थे, क्योंकि खान बनने के लिए आपको मंगोल लीनिएज में होना है, मतलब उस लीनिएज से आना है, और चंगेज़ खान के लीनिएज से। और कैलिफ बनने के लिए भी आपको एक सर्टन फैमिली में बॉर्न होना है, तो दोनों में से वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो तैमूर ने अपने पावर के इस्तेमाल से एक माइथोलॉजिकल कहानी फैलाई कि उनको डिवाइन पावर मिला है, और उस डिवाइन पावर की तरह से वो बिल्कुल नबी की तरह है, ऐसा उन्होंने, इट बिकम्स मतलब एक अन इस्लामिक एक्ट है, लेकिन वो बोलते हैं सब कुछ जायज़ हो जाता है। कई बार जो इलीट्स होते हैं वो बहुत कुछ डिसाइड करते हैं क्या इस्लामिक है क्या नहीं है। तो उन्होंने ये माइथोलॉजिकल स्टोरी स्प्रेड की, और उन्होंने चंगेज़ खान के लीनिएज में शादी कर ली, और वो बन गए दामाद। अच्छा। और दामाद ओके। और दामाद बन के उन्होंने बताया कि मैं गुरखानिया हूँ। गुरखानिया का अर्थ होता है सन इन लॉ इन मंगोल लैंग्वेज, तो इसीलिए वो टर्म आता है गुरखानिया वहाँ से। और उन्होंने खुद को टाइटल दे दिया अमीर का, इसलिए तैमूर को हमेशा अमीर तैमूर बुलाते हैं, सुल्तान तैमूर नहीं बुलाते हैं, या फिर पादशाह नहीं बने वो तैमूर। और वो अमीर तैमूर बन गए, अमीरुल मोमिनीन जी। और उन्होंने एक पपेट बिठा दिया मंगोल सल्तनत में उस वक्त, और उस पपेट के थ्रू अमीर तैमूर पूरा शासन करने लगा, और मंगोल अम्पायर भी उनके कंट्रोल में आने लगा उस तरह से। और उसके बाद तैमूर अपने कैंपेन में निकलते हैं, और तैमूर का पूरा इंटेंशन, जैसे मैंने पहले बताया कि इंटेंशन इज सेट टू इस्लामाइज होल ऑफ द वर्ल्ड। और जो जर्नी है वो इट स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ही पासिस थ्रू इट, ही कम्स थ्रू द काबुल। और जब बाबर भी काबुल में आता है तो उन्होंने भी एड्रेस किया इस बात को, वो रिमेंबर कर रहा है कि कैसे तैमूर आए थे, और अमीर तैमूर की कई बार वो बात कर रहे हैं जब उनका स्टे काबुल में है। और कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि बाबर ने क्यों ये डिसाइड किया था कि वो काबुल में ही दफनाए जाएंगे, न कि समरकंद में या कहीं और, या फिर भारत में क्यों नहीं। तो एक जो रीज़न है कि जो ये दर्शाया जाता है कि शायद उनको भारत से बहुत नफरत था, विच अगेन इज़ बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्योंकि भारत के लिए ज़्यादा अच्छे शब्द नहीं कहे हैं उन्होंने। लेकिन जो मेन रीज़न था उसका ये था कि तैमूर को भी जो सबसे बड़ी ग्लोरी मिली वो काबुल में आकर के मिली, और बाबर को भी जो सबसे बड़ी ग्लोरी मिली या पहला किंगडम जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो काबुल में था। काबुल वो जगह है जो सबसे ज़्यादा ग्लोरी तैमूर को भी दिया और बाबर को भी दिया था। सो बाबर और तैमूर के बीच में आप बहुत सारे सिमिलर पैटर्न देखेंगे। और जब तैमूर भारत में जब उनकी एंट्री होती है तो एक जो मैसेकर है, दिल्ली का मैसेकर, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है, जहाँ लाखों लोगों की हत्या की गई थी और एक को भी नहीं छोड़ा गया था। और कहानी ऐसी जाती है कि दिनों तक वहाँ से लाशों की बदबू आती रही।
एंड द सिटी स्मेल्ड ऑफ द गोर, ऐसा ट्रांसलेटर्स लिखते हैं। और सिमिलर, और तैमूर का एक ट्रेट था टू मेक द स्कल टावर्स, और बोलते हैं कि एक स्कल टावर में तकरीबन 1500 स्कल हुआ करते थे। एंड जब वो पर्शिया में भी जब व्हेन ही वेंट, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसा किया। सो जहाँ पे भी वो जाते थे इट वाज हैपनिंग। सिर्फ डिफरेंस ये होता था कि जब भारत में उन्होंने किया तो इट वाज ये एक जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों के साथ किया वो जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ये मोर ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड था। और जो वो तो बहुत आसान होता है, किसी को भी मुनाफिक डिक्लेयर कर दो जी, मुनाफिक जो है वो भी वाजिबुल कत्ल हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए वो फॉर द लार्जर कॉज। अमीर से अगर आप विद्रोह करेंगे, जी अमीर के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप अपने आप को अमीर पहले डिक्लेयर कर दो, फिर अमीर के खिलाफ जो भी लड़ेगा वो मुनाफिक हो गया। तो मुनाफिक इज वाजिबुल कत्ल, जी, सिंपल है। और इसी ये तो लगातार होता रहा है, ये सब एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल बोल देते हैं। बिल्कुल। आज भी पाकिस्तान में देख लीजिए, हर दूसरा काफिर है, सो शिया काफिर है, वदी काफिर। यस, और उन्होंने ये जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया था उसका नाम रखा था तैमूरिया गुरखानिया। और जस्ट टू गिव द रेफरेंस ऑफ अ मूवी, जो कि मूवी मतलब जैसे मुगल आज़म अकबर में भी एक डायलॉग यूज़ किया है, बोला है नस्ल तैमूरिया। सो वो खुद को हमेशा नस्ल तैमूरिया ही बुलाते थे, तैमूर के नस्ल से, और ख़ुद को टिमुरिड बुलाते थे। तो जो अम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ बाबर ने जो किया, अम्पायर तो वो था नहीं क्योंकि उसका एक्सटेंड बड़ा ही। आपको थोड़ा यहाँ इंटरप्ट करूँगा, ये तैमूर जो था ये कहाँ पैदा हुआ था? तैमूर वाज बॉर्न इन समरकंद। फिर उसने काबुल और काबुल जाबुल उसने जी कॉन्कर किया, जी, और काबुल जाबुल कॉन्कर करके वहाँ इस्टेब्लिश किया। बाद में तैमूर के बाद में फिर वो ख़त्म हो गया जी। तैमूरिया ये कंट्रोल ख़त्म होने लगा था, टिमुरिड्स वीक पड़ने लगे थे। और लेकिन टिमुरिड्स के कंट्रोल में ताशकंद हुआ करता था काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन उसको भी बाबर के नाना ने उनसे छीन लिया था, क्योंकि बाबर के 2 चाचा आपस में लड़ रहे थे। तो उस वक्त पे उसका फ़ायदा उठा करके ताशकंद जो था यूनुस खान उनके कंट्रोल में आ गया था। और जो तिमुरिड्स थे उनका जो पूरा रुतबा था वो समरकंद के छोटे से इलाके में पनप के रह गया, जहाँ पे एक बड़े फेमस एम्परर हुआ करते थे। एम्परर नहीं, राजा या सुल्तान शाहरुख। तो शाहरुख की कहानी भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शाहरुख का ये मानना था कि जो उनका इलाका है हेरात का, वो हेरात उधर वाला समरकंद वाला, वो सबसे समृद्ध है। और ऐसा बाकी के स्कॉलर्स, उस रीजन के स्कॉलर्स बोलते थे तो समरकंद का जो रीजन है वो सबसे अमीर हुआ करता है, इट्स वेरी रिच। तो लेकिन उन्होंने हेरात तो इधर है आपके अफगानिस्तान, वहाँ पे भी एक हेरात हुआ करता था, एक जगह का नाम हेरात था। तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि ये इलाका जो समरकंद का है ये सबसे समृद्ध है। लेकिन उन्होंने फिर कहानी सुनी विजयनगर की। विजयनगर के लिए को देखने के लिए उन्होंने अपने दूत को भेजा, जिनका नाम अब्दुल रज़ाक था। तो जब अब्दुल रज़ाक विजयनगर एम्पायर में आते हैं, और ये शाहरुख सुपुत्र है अच्छा तैमूर के, जब उन्होंने भेजा तो वो यहाँ की समृद्धि देख करके दंग रह गए। वो ये रिपोर्ट बैक कर रहे हैं कि जो हमारे सबसे बड़े बाज़ार हैं उससे बड़े साइज़ का तो वहाँ के राजा का पैलेस है। वहाँ पे सड़कों पे रत्न ऐसे बिकते हैं कि मतलब अस्टॉनिशमेंट था उनके नज़र में। तो ये आपको ये नैरेटिव पे ले जाता है कि जो ये बोलते हैं कि उस समय भी समरकंद की जो समृद्धि थी वो कई लोग ये बोलते हैं बाबर जो समृद्धि था वो वहाँ की समृद्धि को लेकर के यहाँ पे आ रहा था, और बिकॉज उनको एक समृद्ध राज्य बनाने का एक तरीका मालूम होता था, तो इस वजह से बाबर भी वो कर पाया था। लेकिन उनके एंसेस्टर ने भी विजयनगर को आकर के समझने की कोशिश किया कि समृद्ध जगह क्या होती है। तो हम लोग तैमूर की बात कर रहे थे, तो तिमुरिड एम्पायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और सारे तिमुरिड प्रिंस जो थे तिमुरिड क्लैन से, वो सारे के सारे मारे गए थे। सिर्फ एक बचा था, वो था बाबर और उसके छोटे कज़न्स वगैरह। तो इसीलिए सब ने मिल करके बाबर को बादशाह डिक्लेयर कर दिया कि आप तिमुरिड बादशाह हैं। ये काबुल में हुआ था। तो इस वजह से
काबुल से बहुत सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था बाबर का, और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि मैं अगर दफनाया जाऊंगा तो काबुल में ही दफनाया जाऊंगा, और इसीलिए उसने अपने अम्पायर का नाम तिमुरिड गुरखानिया रखा, मुग़ल अम्पायर नहीं रखा था। और बाबरनामा में आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि मुग़लों के लिए काफ़ी अपशब्द कहे गए हैं। ये बोलते हैं कि जहाँ पे भी मुग़ल रेस जाता है वहाँ उपद्रव मचाता है, डिस्ट्रक्शन होता है। सो मुग़ल्स वो लोग हैं जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो उनको मुग़ल कहना विल बी। मुग़ल कौन है? मुग़ल चंगेज़ खान के लीनिएज वाले हैं, जो मंगोल है, जो कि कभी आफ्टर जो फॉल ऑफ जो हैगलू खान का जो फॉल हुआ है उसके बाद से मंगोल कभी उबर नहीं पाए उस तरह से। ये बहुत हद तक इस्लामिक बन गया, और एक उनका एक कॉमन एनिमी था, बहुत बड़ा एनिमी, उसका नाम था शैबानी खान, जिसका जिक्र कई बार आता है। तो ये जो शैबानी खान था वो बाबर के चाचा के सर्विस में हुआ करता, बाबर के मामा के सर्विस में हुआ करता था, मामा या चाचा किसी एक के सर्विस में, और वहाँ से एक बैटल होता है, उसमें वो डिफेक्ट कर जाता है, और वो हमेशा से फिर मंगोल और तैमूरियन नस्ल का एनिमी हो जाता है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। और बाबर पूरी ज़िंदगी शैबानी खान से डर डर करके बिताता है, और उसका एक रीज़न क्यों वो काबुल से भारत आना चाहता है, ऑफ कोर्स एक वो पर्पस तो तैमूर का पर्पस पूरा इंटेंशन पूरा करना है, लेकिन उसको ये पता चला है कि शैबानी खान काबुल पे भी आक्रमण करना चाहता है, तो इसीलिए वो खुद को बचा करके भारत की ओर भागने की कोशिश करता है कि शैबानी खान के रेड से बचना है हमको। शैबानी खान वॉज अ बिग एनिमी। तो ये जो शैबानी खान वाला जो आपने पूरा बताया कि उससे डर के बाबर जो है वो यस हिंदुस्तान की तरफ भागने की कोशिश करता है। और एक तो उसका मंसूबा था ही कि क्योंकि तैमूर ने अम्पायर इस्टेब्लिश पूरी तरह से नहीं कर पाया था, तो एक अनफिनिश्ड एजेंडा था, उसको भी पूरा करना था। बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें से एक जो फिज़िकल या फिर बहुत रैशनल फैक्टर जो नज़र आता है वो शैबानी खान का डर था। लेकिन ये सब कुछ 1509 के पहले हो रहा है, कि 1509 में शैबानी खान की मृत्यु हो जाती है, ही इज़ गॉन। लेकिन उससे पहले तक बाबर अटेम्प्ट कर रहा है भारत में आने के लिए। आप ये सोचिए 1504-5 के आसपास से कहानी शुरू होती है उसके भारत में आने की कोशिश की, और वो फाइनली भारत में आता है 1526, जब बैटल ऑफ पानीपत में वो विजयी हो जाता है, और दैट फाइनली सेट्स वो जो अम्पायर का जो इस्टेब्लिश होता है वो उस वक्त होता है। तो ऑलमोस्ट इट टुक 18 से 19 साल टू गेट इनटू हिंदुस्तान। इट वाज नॉट अ इजी पाथ फॉर बाबर। और एक बार बाबर जब हिंदुस्तान आ जाता है तो उसके बारे में तो खैर सिक्वल में चर्चा होगी, लेकिन कुछ डेटा जो मैंने पुस्तक में डालने की कोशिश की है वो बहुत अच्छे से ये डिटेल बताता है कि कितना धन वो लेकर के जाता था, कितना सोना चांदी, और जाकर उज्बेकिस्तान समरकंद में अपने अमीरों को, अमीर मतलब एक डेजिग्नेशन है, अमीर को वो पैसे धन दौलत दिया करता था, और इसका पूरा ब्यौरा बाबर ने बाबरनामा में क्लियरली लिखा है। तो ये जो नैरेटिव है कि बाबर आया और हिंदुस्तान का होके रह गया या उसने कुछ लूटपाट नहीं मचाई, तो उसके दो आंसर आया करते थे पहले। कि पहला कि बाबर के पास जाने के लिए कोई घर नहीं था, क्योंकि वो तो ही वॉज अ लॉस्ट प्रिंस, और उसको इनफैक्ट किताब के भी नाम बाबर द चेसबोर्ड किंग इसीलिए रखी गई है। कई लोगों को लगता है कि शायद द चेसबोर्ड किंग इज़ अ वेरी पावरफुल टाइटल, या फिर मतलब फॉर द किंग, लेकिन जो शतरंज का खेल खेलते हैं उनको पता होगा कि जो राजा होता है उसके पावर ज़्यादा नहीं होती है, वो एक घर यहाँ एक घर वहाँ यही कर सकता है, लेकिन अगर राजा की मृत्यु हो जाती है, अगर आपने उसको चेकमेट कर दिया तो गेम ओवर हो जाता है। और बाबर को चेसबोर्ड किंग का सबसे पहले फरिश्ता ने बुलाया था, और फरिश्ता के हिसाब से वो चेसबोर्ड किंग था। और यहाँ पे वो वापस तो जा नहीं सकता क्योंकि उसके सारे टेरिटरीज वगैरह, ही डजंट हैव अ टेरिटरी। तो काबुल का क्या हुआ? काबुल इज़ देयर, बट स्टिल यहाँ पे वो एक रीज़न जो वो मेंशन करता है बाबर, भारत में सस्ते में लेबर, आर्टिजन्स और लोग बहुत अच्छे हैं,
लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बात मान लेते हैं, डोसाइल है लोग, आप जो उनसे करवाना चाहेंगे वो कर लेंगे। और एक अंपायर बिल्डिंग के लिए आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपके बात को माने और कम से कम रिसोर्स में काम हो सके। तो देख वो फिर ये बताता है कि यहाँ पे सोने चांदी की नदियाँ बहती है, मतलब बहुत ही अबंडेंट ऑफ गोल्ड सिल्वर अवेलेबल है। तो ऐसे जगह को छोड़ करके वो काबुल, हालांकि काबुल ने उसको सबसे पहला राइज दिया, लेकिन वो एक माउंटेनियस किंगडम था, एक पहाड़ियों के बीच में उसने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया था, लेकिन वो उस तरह का किंगडम नहीं था जो भारत में बन पाया था। और भारत से उसको बहुत कुछ मिला, लेकिन भारत ने उसको कुछ नहीं दिया, भारत को उसने कुछ भी नहीं दिया। जैसा बोलते हैं कि उसके समय से ही आर्किटेक्चर की शुरुआत हो चुकी थी, वो आर्किटेक्चर एक्चुअली समरकंद से ले करके आया था। लेकिन बाबर के बाबरनामा में ही हम अगर पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जो समरकंद का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, जो कि ताजमहल से भी छोटा है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी भारत से आर्टिजन्स बुलाए गए थे, और वो स्ट्रक्चर है तैमूर का मौसोलियम। सो अमीर तैमूर के मौसोलियम का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो कारीगर लाए गए थे वो भी भारत से लाए गए थे। तो उनका जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है, जो कि ताजमहल से भी छोटा है, उसके लिए भी उनको भारतीय लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, और ये बाबर खुद बता रहा है। तो भारत का जो रिसोर्स था ये उसको बहुत भा रहा था, और यहाँ के लोगों के बिहेवियर वगैरह के वजह से वो बाबर पूरी तरह से कन्विंस था कि मुझे भारत में रहना है, नॉट फॉर भारत वो वैसा कुछ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसको किंगडम बिल्डिंग के लिए रिसोर्स आसानी से मिल पा रहे हैं। अच्छा, ये जो बाबर की लीनियज के बारे में बात होती है, जो सेमी मंगोल लीनियज है, तो जैसा आपने तैमूर के बारे में बताया कि तैमूर जो है वो खानों का एक खान का दामाद बन गया था जी। तो क्या यही एक उसकी मंगोलाइड लीनियज है? मंगोलाइड नहीं कहेंगे, मंगोल लीनियज है। बाबर की जो माँ थी वो चंगेज़ खान के घर से आती थी, यानी कि उस लीनियज में, मंगोल लीनियज। और उसके साथ साथ जो फादर का साइड है उसका, दैट इज़ फ्रॉम द तैमूर का लीनियज। तो हमेशा से उसकी जो ग्रैंड मदर थी, जो मैटरनल ग्रैंड मदर, जो नानी हो गई उसकी माँ की माँ, वो कहानी सुनाया करती थी चंगेज़ खान की भी और तैमूर की भी। और वो हमेशा एक उनका कोशिश रहता था कि बाबर अपने मंगोल लिनिएज को ना भूले कहीं ना कहीं। लेकिन बाबर को हमेशा से जो इंस्पिरेशन मिलता था वो तैमूरिया नस्ल से, बिकॉज उसको एक चीज़ जो उसने हमेशा ऑब्जर्व किया, ये जो तैमूरिया नस्ल है ये तो क्या ओरिजिनली मंगोल है, ओरिजिनली जिसको तैमूर कहते हैं, तैमूर की क्या नस्ल है फिर? तैमूर एक मंगोल है, तैमूर भी मंगोल है, लेकिन जो खान नहीं है, खान नहीं है। खान इज ऑर्डिनरी मंगोल, इज ऑर्डिनरी मंगोल बिकॉज इन सब का कॉमन इंसेस्टर है तुनमय खान। सो तुनमय खान के ही लीनियज से फैल करके 5वें जनरेशन में चंगेज़ खान आता है और 10वें जनरेशन में तैमूर है। लेकिन जो यूरोपियन का नज़रिया था, यूरोपियंस का नज़रिया था रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबको देखने का, इसीलिए वो सबको मंगोल बुलाते थे। लेकिन जो सेंट्रल एशिया पॉइंट ऑफ व्यू था वो वो लोग उज़्बेक बुलाते थे, कुछ लोग खुद को टर्किक बुलाते थे, टर्क, जैसा औरंगजेब खुद को टर्क ही समझता था। और उसके साथ साथ तुरानी मानता था औरंगजेब खुद को, और बाबर खुद को हमेशा तैमूरिया ही कहता था, क्योंकि वो तैमूरिया कल्चर से रिलेट कर रहा है। जो नस्ल है या जो रेस है वो मैटर नहीं कर रहा है। तो उनके लिए रेस वाज इक्विवेलेंट टू कल्चर, जिस कल्चर से आप आएंगे वही आपका रेस है उनकी नज़र में। और मंगोल्स कभी समृद्ध होकर के नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि मंगोल्स नोमैडिक वे में रहते थे, यहाँ से वहाँ उनका माइग्रेशन चलता रहता था फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। लेकिन जो तैमूरियाज थे या तो टिमूरिड्स थे, वो स्टैब्लिश किंगडम की तरह रहना पसंद करते थे। तो परहैप्स ये भी जो डिफरेंस था वो बाबर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता था टिमूरिड लीनिएज की तरफ दैन द मंगोल लीनिएज। ओके, तो जो सेंट्रल एशियंस हैं ज़्यादातर,
ये तो तुर्क ही कहलाते हैं। जैसे आज का जो तुर्की है ये सब सेंट्रल एशिया से गए हुए लोग हैं। जी, तो सेंट्रल एशिया तुर्क है या मंगोल है? वो तुर्क, तो बेसिकली जो तुर्की आइडिया आ रहा है इट कम्स आफ्टर मंगोल। तो पहले तो मंगोल ही है, और मंगोल और पर्शियन कल्चर का जो मिक्स करके जो बन रहा था वो टर्को मंगोल कल्चर बन गया। तो उस वहाँ पे जो मिक्स या हाइब्रिड क्रिएट हो रहा था दैट वाज अ टर्किश कल्चर। सो अभी भी जैसे अभी जो टर्की में टर्क लोग रह रहे हैं वो तो ग्रीक्स हैं, और एक्चुअली जो उनका लीनिएज है इट इज़ उसका टर्की नस्ल से कुछ लेना देना है ही नहीं जो एक्चुअल एग्जिस्ट करता था। सो ये तुर्की लोग मेजरली थे सेंट्रल एशिया में, एक ब्रांच था लोगों का। जब ये तुर्की लोग आते हैं मंगोल से मिलते हैं और पर्शियन कल्चर जो मिल करके आ रहा है तो एक टर्को मंगोल कल्चर फॉर्म होता है। और तैमूर भी टर्को मंगोल कल्चर का एक पार्ट था, लेकिन जो मंगोल थे वो अपनी प्योरिटी पूरी तरह से मेंटेन करते थे। उन्होंने कभी मिक्सअप नहीं हुए, वो अपने को मंगोल ही रिकग्नाइज करते थे। लेकिन ये लोग टर्को मंगोल हो गए, और भारत ने कभी भी उस तरह का मंगोल इन्वेजन्स नहीं देखा। इन्वेजन्स हुए बट उस तरह का मंगोल इन्वेजन्स नहीं देखा जितने विश्व के दूसरे भागों में मंगोल इन्वेजन्स हुआ था। भारत में जितने भी इन्वेजन्स हुए टर्को मंगोल्स ने किया या अफगान्स ने किया, ये मंगोल्स ने नहीं किया। ये जो शब्द है तुर्क, ये इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन तो सेंट्रल एशिया से ही आ रहा है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये तो जो टर्क का एरिया है वहाँ पे 3 रीजन हुआ करते थे। एक मुगलिस्तान था। मुगलिस्तान का मतलब जो रीजन जो मंगोल से हैबिटेटेड है कम्प्लीटली। एक जो रीज़न था जो उस समय का जो तुर्क, उस समय जो तुर्किस्तान कहलाता, जो तो तुर्क का लैंड था, वो लोग तुर्की थे। और एक रीज़न था जो पर्शिया का था पास में। ये 3 मेजर रीजन्स हो रहे हैं। उसमें से जो पर्शियन थे वो खुद को तो फ़ारसी ही बुलाते थे, लेकिन जब ये जो दौर आ रहा है ये स्पेशली 1100 AD के बाद का फेस, उसमें कल्चर्स के बीच में बहुत सारी मिंगलिंग हो रही है। तो एक्सेप्ट मंगोल, ना टर्क अपने ये को प्योर रख सके ना ही पर्शियंस। तो देयर हैज़ बीन मर्जर ऑफ पर्शियंस, टर्क्स एंड द मंगोल्स। जो ये तीनों का मिक्सचर होकर के आ रहा है वो नेजली बन जा रहा है टर्को मंगोल्स। और ये तुर्क भी उसी रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन दे नेवर कुड मेंटेन, वो अपने लिनिएज को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाए। सो ओरिजिनल टर्क अभी भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी तो खैर वो ग्रीक्स है, बट फॉर वेरी लॉन्ग ऑल्सो जैसे मंगोल मेंटेन कर पाए वैसे तुर्की भी मेंटेन नहीं कर पाए थे खुद को। हाँ, नहीं, एनाटोलिया में तो वो जब गए थे तो उन्होंने वहाँ भी हाँ। वहाँ की महिलाओं से, जैसे वो सभी जगह करते हैं जी। उनको या तो उनको हरम में रखा, उनको उनसे शादियाँ की, या फिर उनको सेक्स स्लेव बनाया जी। तो उसी तरह से वो पूरी इंटरमिंगलिंग की वजह से वो उनका वहाँ पे ग्रीकोफिकेशन हो गया। जी। लेकिन टर्क ब्लड तो है ही। हाँ, टर्क ब्लड तो डेफिनेटली उस तरफ है। या तो ये जो बाबर ने काबुल में आने के बाद से समरकंद की तरफ फिर नहीं देखा। हाँ, समरकंद का सपना तो था, क्योंकि अब जैसे अगर आप बाबर की जर्नी को देखेंगे, बाबर के ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल वो था जब उसने समरकंद को जीता था। तो समरकंद वाज अ लॉस्ट केस, लेकिन समरकंद को बाबर ने जीता। लेकिन समय के साथ समरकंद इज़ लॉस्ट, समरकंद चला जाता है, क्योंकि एक तंबोल बोल करके उनके खुद के पहले बाबर के साथ ही काम करते थे, बट ही बिट्रीज और ही टेक्स इट ओवर। और समरकंद को बचाने के चक्कर में अंदीजान भी चला जाता है टू शाइबानी खान। शाइबानी खान अगेन कम्स इन पिक्चर। सो बाबर के मन में हमेशा से ललक थी टू गेट समरकंद, बिकॉज समरकंद तैमूर से रिलेटेड था, और कहीं ना कहीं ये वापस जाने की, ये समरकंद जाने की ललक बाबर में हमेशा से थी। ऐसा नहीं था कि नहीं थी। लेकिन जो सिचुएशन बाद में हो गया अकबर के दौर में या जहांगीर या शाहजहाँ के समय, सिचुएशन काफ़ी बैलेंस्ड आउट हो चुका था। लेकिन बाबर के समय में सिचुएशन उनके लिए काफ़ी टर्बुलेंस से भरा हुआ था, क्योंकि उसके जो कज़न्स थे देवर नॉट, वो काफ़ी सपोर्टिव नहीं थे बाबर के। बाबर के जो मामा की तरफ से लोग थे, मामा जो थे वो भी बाबर का सपोर्ट नहीं कर रहे थे कुछ समय के लिए। बाबर जब ताशकंद में जाकर के अपने मामा के शरण में जाकर रहता है, जब उसके सारे किंगडम्स वगैरह ले लिए गए,
ताशकंद में है, समरकंद चला गया, अंदीजान चला गया, तो भी उसको एक मामूली सिपाही की तरह काम करना पड़ता है, जहाँ पे उसके पास कोई टेरिटरी नहीं है, उसके बाकी के रिश्तेदारों के पास सब कुछ है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। तो उसने बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी बिताई है मंगोल्स के अंडर। और उस तरह उसको हमेशा से ये डर था कि कहीं ना कहीं अगर मैं वापस गया तो फिर से मुझे वो दौर देखना पड़ेगा। ताशकंद में वो बताता है कि मेरी ज़िंदगी पॉवर्टी से भरी हुई है, ही इज़ लैमेंटिंग दैट इतनी दरिद्रता भरी ज़िंदगी मैंने पहले नहीं बिताई है। तो वापस जाने के लिए सिचुएशन नहीं थे, हालांकि ललक थी कि समरकंद में वापस जाऊं, और ये ललक आगे के लोगों में भी नज़र आएगा, क्योंकि जहांगीर ने भी चाह दिखाई है, शाहजहां ने बिल्कुल बल्क के लिए तो पूरा देयर वाज अ होल कैंपेन जो बल्क की तरफ कैंपेन हुआ था, और अकबर ने भी दर्शाया है कि ही वांट्स टू गो टू समरकंद। तो ये जो एक नैरेटिव है ना कि वो हिंदुस्तान के ही हो गए, और उन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने became us. they didn't become us and because they उनके लिए और शशि थरूर साहब का कहना है जी। they became us. नहीं, लुटेरे यदि आपके यहाँ आए और लूट के और वापस चले जाए तो वो ख़राब है, और अगर आपको लूट के और आपको बाहर निकाल के आउट हाउस में रख दे और ख़ुद आपके घर पे कब्ज़ा कर ले तो दे बिकम अस। और वो तो मतलब पूरी लीनिएज में एवरीवन ट्राइज टू गो बैक टू समरकंद। समरकंद उनका सपना है, समरकंद उनको चाहिए ही चाहिए, उनका घर समरकंद है, उन सब ने बताया है। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है ये बोलना कि बाबर ये जो मुगल्स या जो टिमुरिड्स थे वो हिंदुस्तान के होकर रह गए। उन्होंने हिंदुस्तान को कभी घर की तरह नहीं देखा। ये जो टर्किक जो वॉर प्रैक्टिसेस थे के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उनकी जो बैटल टैक्टिक्स थे जिनकी वजह से वो बार बार सफल होते रहे हमारे योद्धाओं के विरुद्ध, उसके बारे में कुछ है क्या बाबरनामा में? नहीं, बाबरनामा में उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है वॉर टैक्टिक्स के बारे में। लेकिन बाबर एक बात हमेशा बताता है कि हालांकि उसने मंगोल्स को बहुत ही अब्यूज़ किया है एज इन ही उसके लिए अच्छे शब्द नहीं है मंगोल्स के लिए, लेकिन उसको जिसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला पूरे बैटल में, उसके लिए युद्ध लड़ते थे मंगोल्स। और जो टर्क थे उस स्पेसिफिकली कुछ टर्क्स को वो उठाता था बैटल्स के लिए, बिकॉज कुछ टर्क्स को वो ये बताता है कि उनके वॉरफेयर स्किल्स बहुत अच्छी थी कंपेयर टू एनी वन एल्स इन द टेरिटरी, मतलब जो सेंट्रल एशियन रीजन है। तो उसके आगे में कुछ तुर्की लोग भी हुआ करते थे जो बैटल की स्ट्रेटजी वगैरह प्रिपेयर करते थे स्पेसिफिकली। ओके, तो इस पे भी शायद आप अगले उसमें जो है स्टडी करेंगे कि हमारे साथ जब बैटल्स होती थी तो क्या हमारी बैटल टैक्टिक्स और उनकी बैटल टैक्टिक्स में क्या अंतर था, जो हम बहुत लंबे समय तक उनसे जीतते भी हार जाते थे। जी, लेकिन उसमें कुछ पहलू में अगर देखा जाए तो बाबरनामा में खुद एक अकाउंट है जो आगे की बुक में आएगा, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। बाबर के कुछ फौजियों के मन में राजपूत सेनाओं को लेकर काफ़ी डर है, क्योंकि बैटल ऑफ खानवा की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बैटल ऑफ बनाया हुआ था, बयाना। और बैटल ऑफ बयाना में हारे थे और जो योद्धा वहाँ से लड़के वापस आए थे वो वापस बैटल ऑफ खानवा में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनके सपने में भी वो राजपूत हिंदुओं की तलवार नज़र आती थी उनको। इस तरह का डर उनके मन में बैठ गया था। तो इतना आसान भी नहीं था रास्ता उनके लिए। लेकिन और उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज कैप्चर की, बाबर के पास तो भारत का मुश्किल से 15% लैंड मास रहा होगा, शायद 15% भी नहीं। अकबर के समय में वो तकरीबन 50 के आसपास पहुंचा था। औरंगजेब के एक छोटे से फेज़ में थोड़ा बड़ा हो गया, जिसको वो हमेशा मैप दिखाते हैं कि द ग्रेट मुगल एम्पायर इन 1700 सी, लेकिन वो भी एक बहुत ही क्षणिक पल भर के लिए था, और वो भी उसमें बहुत सारे वो उनका डायरेक्ट टेरिटरीज नहीं हुआ करता था। तो ये कभी वैसा फुटप्रिंट नहीं बना पाए। बहुत सारे टेरिटरीज पूरी तरह से हिंदू थे, डेक्कन तो वो कभी कैप्चर कर ही नहीं पाए। तो इट्स मोर ऑफ अ इल्यूजनरी थॉट जो दिमाग में एम्बेड कर दिया गया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य इस्टेब्लिश कर लिया था। बल्कि बाबर से बड़ा तो विजयनगर साम्राज्य था। बिल्कुल, और बाबर ने विजयनगर एम्पायर का जिक्र किया है, उसने बताया है विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो 2 हिंदू राजाओं की वो बात करता है बाबरनामा में, जो कि बहुत पावरफुल हैं।
एक राया और विजयनगर और दूसरा हमारे जो राणा सांगा। राणा सांगा से तो युद्ध ही हुआ था उसका। जी, लेकिन राणा सांगा के लिए उसके मन में हमेशा ये इमेज था कि राणा सांगा एक बहुत बड़े वॉरियर हैं। ये उसने बाबरनामा में लिखा है और उसने एडमिट किया है इस बात को। अच्छा, बाबर के जो परिवार है उसके बारे में कुछ लिखता है क्या? हाँ, बाबर के परिवार के बारे में एज एन अगर उसकी आगे की फैमिली की बात करें तो बाबर जैसे इस पुस्तक को मैंने एंड किया है विथ हिज सेकेंड फेल्ड कैंपेन टू एंटर इनटू हिंदुस्तान, जब हुमायूं का जन्म हो चुका है और उसकी दूसरी शादी भी हो चुकी है और दूसरी शादी तक का जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। आगे की पुस्तक में मैं आगे और भी इसके बारे में जिक्र करूँगा। और बाबर के इनिशियल एंसेस्टर्स के बारे में ज़्यादा बात की गई है, जैसे उमर शेख से पहले अबू सईद मिर्ज़ा उसके ग्रैंडफादर थे और कैसे अबू सईद मिर्ज़ा वाज सपोर्टेड बाय यूनुस खान हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, और किस तरह से उनके मदद से उन्होंने अपना अम्पायर एक्सपैंड करना शुरू किया या फिर कैसे हो सको। तो एंसेस्ट्री के बारे में मैंने ज़्यादा बात की है, लेकिन आगे की पुस्तक में मैं बाबर के फैमिलीज़ पे और फोकस करूँगा। ये बताया कि बाबर 1526 में आपने कहा कि उसकी 5वीं कैंपेन थी। जी तो ये जो पहली जो 4 कैंपेन्स जो फेल हुई हैं, जी, इनके बारे में बताइए। सो पहला कैंपेन वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि पहला कैंपेन कब था? 1502 के आसपास। तो काबुल में जब आ चुका है तो काबुल में आने का एक पहला उद्देश्य यही था कि काबुल कैन बी वन रूट टू हिंदुस्तान, क्योंकि वो मंसूबा पहले से था। लेकिन काबुल में आने के बाद उसको पता चला कि हम काबुल में बहुत अच्छे से रह सकते हैं, बिकॉज़ उसको पहली बार एक किंगडम मिला है, उसके पहले कोई किंगडम उसके पास नहीं है। उसके बाद 1504 या 5 के आसपास दूसरा कैंपेन होता है जो कि फेल कर जाता है। उसके बाद 1509 के आसपास, फिर 1516-17 में और फिर 1526 में फाइनली उसका फाइनल कैंपेन होता है। और इन पहले के चारों कैंपेन में इट वाज स्ट्रेटेजिक फेलियर जो बाबर की थी, और दूसरा था लोगों का पुश टू स्टे बैक इन काबुल। दूसरी बार उसने जब कैंपेन किया तीसरी बार भारत की तरफ, दूसरी और तीसरी बार वो शैबानी खान के डर से कि शैबानी खान आ रहा है तो मुझे ईस्ट में बढ़ना चाहिए, मैं काबुल को बचा लूँगा। लेकिन जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था तो भारत में घुसना काफ़ी चैलेंजिंग है बिकॉज ऑफ पर्वतों की वजह से। दूसरा कारण यहाँ का जो सिंधु नदी था वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर था। तो पहले दो कैंपेन, तीसरे कैंपेन में सिंधु नदी देखा, दूसरे कैंपेन में एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते क्योंकि मौसम बदलने लगते हैं। सो इट्स मोर अबाउट स्ट्रैटेजी, क्लाइमेटिक रीजंस, जिसके वजह से वो सारे कैंपेन फेल करते रहे। ज़्यादा कुछ बैटल वगैरह का फेलियर नहीं था, वो खुद ही प्रिपेयर नहीं था भारत में एंटर करने के लिए। अच्छा, तो आधे रास्ते जाके लौट जाता था। जी, लेकिन इतने साल तक फिर भी वो कोशिश करता रहा। जैसे अगर 2 डिकेड अपने ज़िंदगी का अगर किसी चीज़ में लगा दे रहा है, मतलब ये है कि उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और किसी का 2 डिकेड लग जाना, जैसे उसकी ज़िंदगी कितनी लंबी थी, इट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ हिज लाइफ जो अपनी ज़िंदगी की उसने लगा दी टू रीच हिंदुस्तान। उस तरह देखा जाए तो ठीक उसी तरह से आलमगीर औरंगजेब ने 27 साल अपनी ज़िंदगी के दक्कन के लगा दिया, मतलब उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य वो था। तो ये 2 बहुत रिमार्केबल इंस्टेंसेस हैं इन मुग़ल पीरियड का शुरुआत और ये एंड, 20 साल और ये 27 साल। जी जी जी। और क्या इस पुस्तक में आपने और उल्लेखनीय बात लिखी है? यदि मैं इसको देखूँ पुस्तक को तो इसमें जैसे इस पुस्तक की सबसे एक जो अच्छी विशेषता है मेरे नज़र में, जो मैं ऑथर की तरह देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बाबर की कहानी दो चीज़ों के बीच में दबी हुई है। एक तो वो जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो पूरे मुग़ल साम्राज्य का प्रीमाइस देती है, और क्यों मुझे ये आवश्यक लगा कि ये किताब बाबर के ऊपर या फिर अम्पायर के ऊपर आनी चाहिए। और मैंने ये सब भी एड्रेस किया है कि हिस्टोरिकल फैलेसीज़ क्या होती हैं या फिर हिस्टोरिकल ओवर ग्लोरिफिकेशन क्या है जो एकेडमिया से आती हैं। साथ ही साथ जो एक हिपोक्रेटिकल नज़रिया होता है लोगों का ऐतिहासिक पुरुषों को देखने का। जब हम मुग़लों की बात करते हैं तो एक दूसरा मापदंड होता है, जब
हम छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो दूसरा मापदंड होगा। जब ये छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव होने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए हाईली क्रिटिकल हो जाते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस मुगल्स या फिर टिमुरिड्स, ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है ओवर ग्लोरिफिकेशन उनके नज़र में, तो उसको भी मैंने एड्रेस किया है। साथ ही साथ अपेंडिसेस बहुत ही डिटेल में मुग़ल लूट्स की बात करती है कि मुगल्स या टिमुरिड्स रैदर कैसे लूटा करते थे, कितने कितने धन संपत्ति लेकर के वो मक्का भेजते थे, कितने धन संपत्ति बाबर ने भारत से लेकर के उठा करके उज़्बेकिस्तान समरकंद में वो ले गया, और बाबर के किस किस रीज़न से कितना रेवेन्यू उठाता था, करोड़ों में रेवेन्यूज़ आया करते थे, तो उसका ब्यौरा पूरा बाबर ने बाबरनामा में दिया है। सो ये पुस्तक बाबर की जर्नी के अलावा इन दो फैसेट्स पे पूरी तरह से फोकस्ड है, प्रीमाइस ऑफ द मुग़ल एम्पायर और उसके साथ साथ द इकोनॉमिक प्लंडर जो उन्होंने किया। तो उसने कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कोई ढंग का इस्टेब्लिश किया था क्या? जैसे बाद में हम देखते हैं कि जो मुगल्स यहाँ आए वेरी वेल काफ़ी एक डेवलप्ड सिस्टम यहाँ पहले से ही था। यस, वो उन्होंने इनहेरिट किया, लेकिन ये बाबर के टाइम पे बाबर ने उसका उतना डिटेल्स हमको नहीं दिया है। ये वो कैसे, उसने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे रेवेन्यूज़ की बात की है कि किस कस्बे से वो कितना रेवेन्यू उठाया करता है। तो उसने तकरीबन 28 के आसपास रीजन्स मेंशन किए हैं कि जो उसके कंट्रोल में है, और उन 28 रीजन में से अगेन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वो कहाँ से उठाता है, करोड़ों में वो मेंशन कर रहा है। उस समय के लिए करोड़ भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और कोई भी रीजन से वो लाखों में, हर रीजन से ऑलमोस्ट करोड़्स में ही वो रेवेन्यू उठाया करता था। और उसको सोने और चांदी बहुत मिला करते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लोगों के पास सोने चांदी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और आज भी हैं। और उसने ये बहुत ही कैटेगरिकली इन्फेडल्स के बारे में बात की है, काफिरों के बारे में, कि काफिरों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। वो इन पॉइंट को लेकर के भी बाबर काफ़ी क्लियर है। देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो कि ट्रांसलेशन में आपको कई बार काफिर को पेगन्स लिख दिया जाएगा, लेकिन वो क्लियर है कि ये काफिर है, वो पेगन करके एड्रेस नहीं कर रहा है उनको। और साथ ही साथ कुछ ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया है मैंने, जो कि पहले हिंदू हुआ करते थे और बहुत रिसेंट टाइम तक। बाबर जब काबुल में घुस रहा है तो उस वक्त भी उसको ही कम्स अक्रॉस अ हिंदू टेम्पल, वो ये 1508 वगैरह के आस 1508 या 1510 के आसपास की बात है, जहाँ पे उसको एक हिंदू मंदिर मिलता है। सो आपको इसका मतलब ये कि 1510 में भी हिंदुज़म अफ़गानिस्तान में था, वो भी वी आर टोल्ड बाय बाबर दैट वे। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इन दिस बुक वी कैन गेट अ कंप्लीट प्रीमाइस ऑफ द मुगल एम्पायर, इकोनॉमिक प्लंडर एंड बाबर स्टोरी, right from the death of his father to his second failed attempt to enter into हिंदुस्तान। जी, तो इसका अभी एक पार्ट और आना है जी, तो उस पार्ट में आप क्या डील करने वाले हैं? क्या वो बाबर पे ही ख़त्म हो जाएगा और आगे भी चलेगा? बाबर और हुमायूं की जो छोटी ज़िंदगी है उसको थोड़ा समराइज में मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा मैं। और 2-3 इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। एक अबाउट पर्शिया कैसे कॉलोनाइज्ड हुआ था, इस्लामिक कॉलोनाइजेशन पर्शिया में कैसे हुआ, या फिर पूरा इस्लामीकरण कैसे हुआ पर्शिया का, तो उसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। उस वक्त जब बाबर भारत एंटर कर रहा है उस वक्त कॉलोनाइजेशन ऑफ यूरोप भी पीक में है, वो स्टार्ट हो चुका है वो प्रोसेस। तो वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन क्या था, क्या क्या उस समय जियो पॉलिटिक्स कैसी थी, एक चैप्टर उसके बारे में भी रहेगी, क्योंकि मैं एक कंटेक्स्ट देना चाह रहा था कि बाबर भी कहीं ना कहीं एक कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस से ही भारत में इंटर कर रहा है, जिसको मैं एक टर्म भी दे रहा हूँ, टिमुरिड कॉलोनाइजेशन। और उसके साथ साथ बाबर की बाकी की ज़िंदगी तो रहेगी ही, जहाँ पे उसने क्लियरली हिंदू राजाओं के खिलाफ जिहाद छेड़ा है, जो उसके शब्दों में खुद मेंशन्ड है। वो गाजी की पदवी लेता है। और एक जो स्पेसिफिक चैप्टर है जो इंटायरली डेडिकेटेड रहेगा राम जन्मभूमि को लेकर के, क्योंकि राम जन्मभूमि और बाबर का रिश्ता तो है ही, समथिंग इज़ रिलेटेड, क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम बाबरी था। क्यों उसका नाम बाबरी पड़ा? क्योंकि बाबरी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे, जिसका मैंने जिक्र अपने पुस्तक में भी किया है।
और क्या ये बाबरी वही बाबरी था जो जिसके बारे में बाबर ने बात की है, या लेकिन स्ट्रक्चर कभी भी वो गिराया गया जो वो मंदिर था, और उसके बाद जब भी मस्जिद बना उसमें कहीं ना कहीं बाबर का रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मानसिकता होती है वही आगे के कामों को। एक्चुअली इसमें एक बात और भी है, उसको जो है मेरे ख्याल से उसकी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि अयोध्या में उनका एक लोकल इतिहास है जी, और उस लोकल इतिहास में वो पूरा वो बताते हैं जिसको हमारी हिस्टोरियोग्राफी ने कभी ज़्यादा डिटेल में जाके देखा नहीं, बट जी की आवश्यकता है, क्योंकि अयोध्या का जो उनका जो जनश्रुति जिसको बोलते हैं, जिसको कुछ लोगों ने उसको दे हैव रिड्यूस्ड इट इन राइटिंग, वो बताते हैं कि बयाना और खानवा के बीच में माफी वहाँ आया था जी, वहाँ पे कि सूफी हुआ करता था जी, खजलबाश अब्बास, कत्लबाश, ओके, खजलबाश अब्बास नाम भी है उसका, और उससे कहा कि भाई इससे ब्लेसिंग लोगे तो अगला युद्ध जीत जाओगे, तो उसने शर्त रखी थी कि साहब ये आप जो है इसको तोड़वाएंगे। तो इस तरह की बात वहाँ आती है, और फिर बाकी जो बैटल्स हुई हैं बाद में उनका बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है। इट कैनॉट बी जस्ट डिसमिस्ड ऑफ हैंड। यस। तो इसको ये सारे नुआंसेस को ला करके ही वो चैप्टर को फिनिश करने का मैं कोशिश करूँगा, बिकॉज इसको अगर अननुआंस्ड वे में हमने एक ओपन एंडेड एंगल से छोड़ दिया तो इट विल बी सेम डिसऑनेस्टी जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हमेशा करते हैं। सो डिसऑनेस्ट हुए बिना सारे एंगल्स को टच करके एंड देन उसके बाद लोग अपना ओपिनियन बना सकते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन बाबर का तो रिश्ता है स्ट्रक्चर से, अब क्या है वो जब मैं पूरी तरह से प्राइमरी सोर्सेज में जाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा और वो भी सामने आएगा। जी। तो और बाद में बाबर की मृत्यु के बारे में बड़ा एक किस्सा चलता है कि साहब हाँ, वो तो की उदंती है कि उसने हुमायूं के लिए अपने प्राण एक्सचेंज कर लिए। सो ये सब अगेन वो प्राइमरी सोर्स उतना उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये सब ज़्यादा हेयर से हैं और वो भी अपने आप में एक फोकलोर की तरह गंगा जमुनी फोकलोर की तरह इधर उधर फैल गए कि कोई पिता ने अपने, अब यहाँ पे भी पिता के बलिदान का ये सबसे एपिटोम ऑफ एग्जाम्पल्स में सामने आ जाता है। जिस तरह से प्रेम का जो एग्जाम्पल है वो शाहजहाँ होता है, लेकिन इसमें कोई प्रमाण नहीं है। वैसे तो अन इस्लामिक है, इस तरह से होता नहीं है। बिल्कुल, और ये इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, तो मैं उसके बारे में भी एड्रेस करूँगा बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको इग्नोर किए बिना पुस्तक को अंत करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि लोग इससे पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। इस पुस्तक की बात कर रहे हैं हम, बाबर द चेस बोर्ड किंग, और ये आवास मल्दयार जी ने लिखी है, पेंगुइन इंडिया ने छापी है, और इस समय ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर और बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। आप इसे क्रय कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभास जी। धन्यवाद संजय। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।